हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी ने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत स्वागत करती हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक परिवार पर। तो कैसे हैं आप सभी। तो सुबह के बज चुके हैं 10। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हम सुबह के 10 बजे आप सभी के साथ मिलकर करते हैं प्रैक्टिस सेशन। ये प्रैक्टिस सेशन हमारा फुल्ली डेडिकेटेड है यूपी पुलिस भर्ती री एग्जाम 2024। आज हमारा हिंदी का सेट पेपर होगा जो 16वें नंबर का है, आपको पता ही होगा। और ये जो परीक्षा तिथि थी, ये जो पेपर हुआ था, ये 16 तारीख 6 महीने 2018 को सेकंड पाली में जो हिंदी के सवाल आए थे, मैं सभी आप सभी के सामने रखने वाली हूँ। तो जल्दी से एक बार सेशन के साथ जुड़ जाइएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि अब तैयारी होगी हमारी जीत की। और ये आपको पता है कि जल्दी ही आपके एग्जाम की घोषणा भी होने वाली है। तो बिल्कुल भी अपने आप को थोड़ा विचलित मत कीजिएगा, जैसे तैयारी करते हैं ऐसे ही करते रहिएगा। तो चलिएगा देखिएगा, आज के आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। कोशिश रहेगी कि जितने 38 सवाल हैं हमारे, ये 38 या 37, तो इनको हम 30 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी क्या करना है, जल्दी से 1 से लेकर 38 तक आपको नंबरिंग करने ली है। ABCD अपने ऑप्शन लिख लेने हैं। जो भी क्वेश्चन का आंसर ठीक हो वही ऑप्शन में लगाना है। बाद में आपको अपना रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको 1 से लेकर 38 तक तो मैंने आपको सवाल करा दिए थे जीके जीएस के, यानी कि इससे अगली क्लास में। आज जो हमारा क्वेश्चन शुरू होगा हिंदी का, वो 39 से शुरू होंगे और ये क्वेश्चन चलेंगे हमारे 75 तक। तो आपको क्या है, अपने आप को देखते रहना है, देखना है कि 75 क्वेश्चन में आपने कितना सीखा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हिंदी का, जिसमें 39 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। यानी कि आपको विशेषण शब्द को पहचानना है कि क्या बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा, उपासना बनेगा, आश्वासन बनेगा, क्या अपेक्षा बनेगा। तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द को पहचानिए। तो आप सभी के ऑप्शन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कि आप सभी के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा। तो शब्दों में जो विशेषण शब्दों को पहचानना है, तो देखिए, आपको कोई भी अगर विशेषण शब्द पहचानना है तो उसकी सिंपल सी पहचान है कि आप उसको बाकी प्रयोग में करके देख लीजिएगा। तो जैसे कि सबसे पहला शब्द है ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक पुस्तक, ऐतिहासिक स्थल। तो स्थलों की जो विशेषता बताता है वो ऐतिहासिक शब्द बताता है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन का जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनको हम विशेषण शब्द कहते हैं। और ये जो ऐतिहासिक शब्द है, ये इतिहास से इतिहास प्लस एक प्रत्यय लग के ऐतिहासिक बन गया है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक शब्द क्या होगा। तो जगाना होगा, जगवाना होगा, जा जागबाना होगा या जाग होगा। तो जगाना का मूल रूप से जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी वो कौन सी बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का फटाफट से सभी अपना उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर के जगाना। यानी कि जागना का हो जाएगा जगाना। तो आप कहेंगे, देखिए, एक तो होता है आना और एक होता है बाना। एक होता है आना और एक होता है बाना। अगर आपसे पूछेगा प्रथम प्रेरणार्थक, तो जो भी आपको क्रिया शब्द दिया रहेगा उसमें आपको आना लगाना। जैसे कि देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जगाना में क्या है, आना लगाते हैं, तो जगाना हो गया, जय गाना हो गया। अगर इसमें पूछता है जगबाना, तो उसमें आप बाना, जगबाना प्रत्यय लगा। तो आना और बाना क्या होते हैं, ये प्रथम प्रेरणार्थक होता है। और आप अब बाना जो होता है, बाना ये होता है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। तो जोन सा भी आपसे पूछे आप बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। आई होप आप सभी का ये सवाल सही हुआ होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको उस वाक्य को पहचानना है जिसमें आपको पूर्ण वर्तमान काल स्पष्ट होता है। ऑप्शन है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। तो पूर्ण वर्तमान काल को आपको स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सवाल क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर तो बताइएगा। तो आपके क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा स्टूडेंट, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। क्योंकि यह पूर्ण वर्तमान काल को बता रहा है। पूर्ण का मतलब होता है
ये टोटल वर्तमान काल में है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। वह घूमने जा रहा है, यानी कि अभी गया नहीं है, वह पढ़ रहा था, यानी कि वह पढ़ रहा था। अभी इसमें कोई टाइम की इंडिकेशन नहीं हो रहा कि वह कब से पढ़ रहा था, अभी पढ़ना शुरू किया है कि पहले से पढ़ रहा था। मैं बाहर जाऊंगी, ये तो आपको से पता चल गया, बाहर जाऊंगी ये भविष्य काल में चला जाएगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है? सुरेश गीत गा रहा था, अपूर्ण भूत है, पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है कि आसन भूत है? सुरेश गीत गा रहा था। क्वेश्चन नंबर 42 का सभी करेंगे सही जवाब कि आपके क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आप सभी का क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर के। आप कहेंगे कैसे? देखिए, सुरेश गीत गा रहा था, यानी कि अभी भी गीत गा ही रहा है, अभी उसने अपना गीत पूरा नहीं किया है। और जहां पर कोई भी बात पूरी नहीं होती तो वो कहते हैं कहाँ चली जाती है? अपूर्ण भूतकाल में चली जाती है, ऑप्शन नंबर के ए। आसन भूतकाल में ऐसा होता है कि रमेश आया, रमेश गया, तो जिसमें आपको टाइम का पता नहीं चलता कि वो मतलब उसमें टाइम का इंडिकेशन नहीं होता, तो जो चीज हाल फिलहाल में हुई होती है उसको आप आसन भूत में बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर के ए हमारा क्वेश्चन का सही बनेगा जवाब। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द में का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि जो पक्षी के नीचे आपको रेखांकित शब्द अंकित किया गया है उसका आपको पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। नहीं बताना, ये भी आप ध्यान कर लीजिए। निगेटिव का उत्तर भी हमेशा याद रखिएगा, निगेटिव ही होता है। तो पंकज होगा, अंडज होगा, खग होगा कि नभचर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जल्दी से कीजिएगा सही जवाब, फिर आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको पता होगा जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा वो होगा पंकज, क्योंकि पंकज किसका पर्यायवाची होता है? तो आप बताएंगे पंकज होता है कमल का पर्यायवाची, यानी कि पंक माने होते हैं कीचड़ और जय माने होता है जन्म लेना। कीचड़ में जन्म लेने वाले को कमल कहते हैं। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा खग, अंडज, नभचर, द्विज। और आपको बताऊंगा द्विज, पिहंग, पतंग, पखेरु, ये जो होते हैं आपको पक्षी के पर्यायवाची मिल जाएंगे। तो पंकज क्या है? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर के ए क्वेश्चन नंबर 43 का बनेगा राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, यानी कि जो अनाथ यहाँ पे दिया है उस शब्द का आपको विलोम बताना है। विलोम का मतलब होता है एंटोनियम, यानी कि इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। अनाथ का सनाथ होगा, अज्ञ होगा, अपाहिज होगा, या जिसका कोई ना हो उसको कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही शब्द क्या बनेगा विलोम शब्द, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा क्या ऑप्शन डी होगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा सही जवाब बनेगा अनाथ का हो जाएगा जिसका कोई ना हो, और सनाथ का मतलब हो जाएगा जिसके साथ हो, यानी जिसके माता पिता हो तो उसको आप सनाथ कह देंगे। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगर पूछता अनाथ, अनाथ के लिए एक वाक्य बताइए, तो जिसका कोई ना हो उसको अनाथ बन जाएगा, लेकिन आपसे यहाँ पर अनाथ के लिए वाक्य नहीं पूछा था, अनाथ का आपको यहाँ पर विलोम यानी कि इसका अपोजिट शब्द पूछा था। तो ऑप्शन नंबर के क्वेश्चन नंबर 44 का बनेगा सही जवाब। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके क्या है अनेक अर्थ नहीं होते हैं? कनक है, अंत है, महावीर है, हत्या है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सभी बताएंगे कि आप सभी के क्वेश्चन का जवाब क्या बन जाएगा। जो आप बताएंगे कि अनेकार्थी शब्द नहीं है, कनक होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आप बताएंगे दीदी क्वेश्चन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी है, हत्या क्या है? एक अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेक आपसे पूछेगा तो हमारे क्वेश्चन का जवाब जो बन गया बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इन ऑप्शन पर भी विचार कर लेते हैं। कनक का जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वे बन जाएगा सोना और धतूरा। ये तो आपको पता होगा, जैसे आपने एक क्या है वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, कनक कनक से सौगुनी माधवता अधिकाय, बाप आए बोराय और बाप आए अधिकाय। तो कनक का जो मतलब होता है, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो ये तो आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही ना हो, जैसे कि आपको पता होगा जिसके अंतहीन बोल देंगे। आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं होता है, भगवान विष्णु को भी क्या आप अनंत बोल देते हैं। आगे बात आती है महावीर की। तो महावीर के जो अनेक शब्द बनेंगे, हनुमान बन जाएगा, बहुत बन जाएगा और बलवान भी बन जाएगा। और महावीर आपको पता होगा किसको बोलते थे? जो 24वें जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी को भी महावीर कहा जाता था। इसलिए क्या है
ये डी ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी क्या अनेकार्य शब्द है। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। आप सभी का भी क्वेश्चन सही होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लास्ट में मैं आप सभी से आपको स्कोर पूछेंगे कि आपने कितना स्कोर किया। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जिनका संबंध आध्यात्म से होता है उनके लिए आपको एक शब्द बताना है। आध्यात्मिक होगा, धार्मिक होगा, शास्त्रीय होगा या नैतिक होगा। तो जिनका संबंध आध्यात्म से होता है उन सभी के लिए आपको अगर एक शब्द कहना है तो क्या बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। जल्दी से बताएंगे हम क्वेश्चन का आंसर करके। तो आप बताएंगे जिनका संबंध क्या है, किससे होता है, आध्यात्म से होता है। तो आध्यात्म में बन जाएगा आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला अगर पूछता कि जिनका संबंध धर्म से होता है उसको आप धार्मिक व्यक्ति कहते हैं, जिसका संबंध शास्त्र से होता है उसको आप शास्त्रीय व्यक्ति कहते हैं, जिनका संबंध नीति से होता है उसको आप नैतिक या नीति पुरुष कह देते हैं। तो इस अगर आपको चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को पूछे तो आप बता दीजिएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन का जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब बन जाएगा आध्यात्मिक। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि कौन सा जोड़ा समरूप भिन्नार्थक है, यानी कि समरूप का मतलब होगा कि उनका रूप तो आपको समान दिखेगा लेकिन उनके क्या है, अर्थ क्या है, अलग अलग होंगे। ऑप्शन ए अवधि और अवधि, अनुचर और नौकर, आदि और अन, और अभिनय और नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सभी बताएंगे सही जवाब। आपको क्या है, ऐसा कौन सा जोड़ा है जो समरूप भी है और भिन्नार्थक भी है। तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जल्दी से आप अपनी जहाँ पर आप अपना मूल्यांकन कर रहे हैं वहां पर जल्दी से आप ऑप्शन को टिक कीजिएगा। फिर से आपको बताया जाएगा कि आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के अवधि। और अवधि क्या हो जाएगा, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो जाएंगे, क्योंकि अवधि का मतलब, एक अवधि का मतलब हो जाएगा समय, आपको पता होगा, और एक अवधि का मतलब हो जाएगा भाषा। तो ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा अनुचर और नौकर जो है ये एक समानार्थक है, यानी कि ये क्या है, नौकर के पर्यायवाची हो जाएंगे। आदि और अंत ये एक दूसरे के विपरीत हैं। और नाटक, अभिनय जो होता है वो नाटक का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। और आप सभी का भी जवाब से सही होगा। चलिए मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द की पहचान कीजिए। यानी कि आपको जो ये प्रतिदिन शब्द दिया है, इस शब्द में आपको रेखांकित शब्द इसके नीचे है, इसको आपको पहचानना है, ये क्या है, उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है। तो बताइए कि प्रतिदिन शब्द क्या है, या तो एक उपसर्ग है, या एक अव्यय है, या सर्वनाम है, या आप बताएंगे कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा सही जवाब बनेगा, जल्दी से बताइएगा कि आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्या बन जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तभी भी आप इस क्वेश्चन को बनाकर ले जाएंगे। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा अव्यय, क्योंकि प्रतिदिन शब्द ऐसा है कि अगर आप इसको तोड़ के भी कोई नया शब्द बनाएंगे तो नहीं बनेगा। प्रतिदिन ही क्या है, ये एक पूर्ण शब्द का अर्थ देता है, तो इसलिए ये अव्यय शब्द बन जाएगा। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सभी सही जवाब बनेगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर आप सभी के लिए नया क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार से है 49 कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कि मिलाप आपको शब्द दिया है, इसमें आपको प्रत्यय पहचानना है। देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्रत्यय, उपसर्ग और मूल शब्द ये आपके क्वेश्चन सब, मतलब कि टेस्ट पेपर में जो भी आपका पेपर होगा उसमें मिनिमम एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे। आपको प्रत्यय और उपसर्ग की पहचान करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें मूल शब्द क्या है। अगर आपने मूल शब्द निकाल लिया तो आप 100% अपने उत्तर पर पहुंच जाएंगे। तो बताइएगा मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिल है, आप है, अप है या लाप है। तो प्रत्यय आपसे पूछ रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मिल, जो मिलाप शब्द है इसमें मूल शब्द क्या बनेगा, तो आप बताएंगे मिल। मिल क्या है, इसमें मूल शब्द है, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या शब्द बनेगा, मिल। इसमें शब्द बन जाएगा आपका मूल शब्द। अगर मैं इसमें आप प्रत्यय लगा दूं, यानी कि मैं इसमें मिल में, मिल मूल शब्द हो गया, प्रत्यय शब्द के आखिर में जुड़ते हैं। अगर मैं इसमें आप प्रत्यय लगा दूं, आप, तो यह बन जाएगा मिलाप। तो आपके क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। इस प्रकार से क्या हम अपने क्वेश्चन का सटीक आंसर लगा सकते हैं स्टूडेंट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगली स्लाइड पर आप सभी के लिए नया क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्रति प्लस आघात शब्द
जो दिया है का संधि रूप क्या होगा। जो प्रति प्लस आघात आपको शब्द दिया है संधि विच्छेद के रूप में, इसकी आपको संधि बतानी है कि संधि बनाने के बाद यह किस प्रकार से आपको दिखाई देगा। प्रत्यय प्लस घात, प्रत्यय प्लस घात, प्रत्यय प्लस घात या प्रति प्लस आघात। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सभी देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे जो प्रति प्लस आघात शब्द है इसको संधि में रूपांतरण करने के बाद यह किस प्रकार दिखाई देगा। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर मिलेगी छोटी ई, और छोटी ई जब अपने असमान स्वर के साथ मिलती है तो वो क्या है अपने आधे ये में बदल जाती है। तो ये क्या होगा, जब यहाँ से प्रति निकल गया तो देखिए ई की मात्रा निकल गई तो तय यहाँ पर क्या बचेगा, आधा बचेगा। आगे आता है आपका यह भी आपका आधा होगा, लेकिन आधा यह नहीं होगा क्योंकि जब इसमें आ जोड़ेंगे तो इसको पूरा भी कर देगा, साथ में अपनी मात्रा भी लगाएगा और बचा घात वो भी इसमें आके जुड़ जाएगा, तो बन गया प्रत्याघात। तो आपको अब पता चल गया होगा किस प्रकार से संधि बनी। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रति प्लस आघात में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे यहाँ पर यण संधि है। यण संधि की पहचान होती है कि कोई भी व्यंजन से पहले अगर आपको य रे ल वैसे आगे अगर कोई आपको आधा व्यंजन मिलता है तो वहां पर आपको यड़ संधि होती है। यड़ संधि की आपको ये पहचान है। ऑप्शन नंबर के क्वेश्चन नंबर 50 का बनेगा सही जवाब। चलिए हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 50 फिर से आ गया है कि महोषध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए पहले आपको संधि विच्छेद क्यों शब्द दिया था तो वहां पर आपसे संधि कराई थी। अगला सवाल संधि से ही दिया गया है, वहां पर आपको शब्द दिया है उसका आपसे संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो महाऔसत शब्द में संधि क्या होगी, जल्दी से बताइएगा कमेंट में। महा प्लस औषध, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि या महा प्लस औषधि। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखिए सारे ऑप्शन बहुत ही सेम सेम से दिए हुए हैं, तो आपको बहुत ही सतर्कता के साथ अपना आंसर फिल करना है, क्योंकि नजरें हटी दुर्घटना घटी, ये तो आपने सुना होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर बहुत बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सभी बच्चे एकदम राइट चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद मैं आप सभी को सही उत्तर बताऊंगी। तो आप बताएंगे जो महौषध शब्द लिखा है उसका जो सही संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा महा प्लस औषध। तो कुछ बच्चों ने तो औषधि लगा दिया होगा, क्योंकि अधिकतर आपने पढ़ा होगा महा औषधि शब्द पढ़ा होगा, तो कुछ बच्चे तो जल्दीबाजी में इसका ऑप्शन नंबर बी भी लगा देंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमसे जो सवाल पूछा है वो महा औषध का पूछा है, ना कि औषधि का। तो हमारा सवाल ही बनेगा महा प्लस औषध। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी संधि है तो आप बताएंगे दीदी इसमें कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे इसमें वृद्धि संधि है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 52 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। यानी कौन सा तद्भव शब्द वही आपको पहचानना है। पाषाण होगा, कंकड़ होगा, प्यासा होगा या पक्ष होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है वही आपको पहचान कर बताना है। पाषाण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप बताएंगे सुने, जो तद्भव शब्द बनेगा वो बनेगा प्यासा, क्योंकि पाषाण जो होता है वो पत्थर का क्या है, तत्सम है। कंकण आपको मिलेगा, ये भी आपको पत्थर का मिल जाएगा। पक्ष यानी पक्ष का जो हिस्सा होता है, भाग का हिस्सा बनेगा पक्ष। लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा प्यासा। ये हमारा क्या है, एक प्रकार का तद्भव शब्द है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कंकण जो होगा ना, कंकण ये कंगन का है। ये किसका है, कंगन का तत्सम रूप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पक्ष किसका हो जाएगा, पंख का। पक्ष किसका हो जाएगा, पंख का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा प्यासा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जवाब आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। लेकिन हाँ यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 में आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ऑप्शन ए है आज मैं यही रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अब अभी तक पत्र नहीं मिला। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है क्वेश्चन नंबर 53 में, जल्दी से बताइएगा। तो सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब क्या बनेगा, जल्दी से बताइएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर के बी हमारा जवाब गलत होगा। जब आपने सज्जन लगा दिया तो सज्जन का मतलब यहाँ पर लोग से ही होता। अगर यहाँ पर होता सज्जन व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता होता सज्जन, तो सज्जन जो होगा वो लोगों को ही इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर क्या है, सज्जन, यहाँ पर लोग नहीं आएगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन का गलत जवाब यही बनेगा। ऑप्शन नंबर के बी यही हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मुझे आज खाने का मन नहीं होता। अशुद्ध अंश को स्पष्ट करना है कि मुझे आज खाने का मन नहीं होता। इसमें अदुस जो अशुद्ध अंश है उसको स्पष्ट करना है। तो मुझे हो जाएगा,
आज हो जाएगा, खाने का हो जाएगा या मन नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब क्या बनेगा? जल्दी से बताइएगा कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। तो सवाल है आप सभी के सामने कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, मन नहीं होती है। तो आपको अशुद्ध बताना है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब बन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर के डी हमारा क्या है? गलत जवाब है, यानी कि ये है क्या? अशुद्ध है आंसर है, क्योंकि खाना जो है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द होता है, खाने के साथ भी क्या है? पुल्लिंग की ही सहायक क्रिया आएगी, तो यहाँ पर होती है शब्द ये गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का गलत जवाब है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 55 आप सभी के सामने है कि बातचीत कितने प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जब से मैंने आप सभी के साथ ये सीरीज स्टार्ट की है, यह क्वेश्चन कम से कम 7 से 8वीं बार क्वेश्चन आप सभी के बीच आ रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब तो जो बच्चे मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनका जवाब 100% सही होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब बनेगा कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि वाक्य को समाप्त करने पर जिनका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं। यानी कि आपने कोई वाक्य लिखा, जब आप वाक्य को समाप्त करते हैं तो आप चिन्ह लगाते हैं, उस चिन्ह को क्या बोलेंगे? अल्प विराम बोलेंगे, पूर्ण विराम बोलेंगे, अपतरण चिन्ह बोलेंगे कि उपविराम चिन्ह बोलेंगे? तो आप बताएंगे कि वाक्य को समाप्त करने पर जिस जिस चिन्ह का आप प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलेंगे? तो आप बताएंगे उस क्वेश्चन नंबर की भी है उसको आप पूर्ण विराम बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप भी बोला जाता है। तो कभी एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में यूज होने वाले पूर्ण विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी ऐसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका आंसर बनना फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पूर्ण विराम कैसा होता है? इस प्रकार का चिन्ह होता है बड़ा सा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन है बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या बहुत ही आशा रखना। तो माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इस मुहावरे का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का बताएंगे सही जवाब। क्या आपका क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा? जल्दी से बताइएगा क्या आपके क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा स्टूडेंट। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ इंतजार, फटाफट से आप अपने क्वेश्चन का सही आंसर करके बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन के डी। तो माता पिता बच्चों को लोहे के चने चबाकर पढ़ाते हैं, इस वाक्य का जो सही शब्द बनेगा मुहावरे का वो हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के, माता पिता बहुत कठिनाई झेल करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 58 आप सभी के सामने है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेलू। जो ये लोकोक्ति है इसका आपको अर्थ बताना है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह का जिम्मेदारी ना उठाना या गुण होना। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी कि एक तो विशिष्ट व्यक्ति है और दूसरा सामान्य व्यक्ति है, दोनों के बीच में तुलना की जा रही है। ऑप्शन नंबर के ए है हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 59 पर कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वह कौन सा अलंकार होता है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है जब से हमने स्टार्ट किया सीरीज। यहाँ पर भी 3 से 4 बार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। तो जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ यमक अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, सलेस अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा। जल्दी से 59 का जवाब करेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर क्या अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर के भी यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलेंगे कि जहाँ मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं। यानी कि एक जो है सम मात्रिक छंद है, उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? चौबाई बोलेंगे, दोहा बोलेंगे, सोठा बोलेंगे कि रोला बोलेंगे? तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का स्टूडेंट जो हमारा सही जवाब बनेगा, जो एक तो मात्रिक छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, उसको आप क्या बोलेंगे? चौपाई बोलेंगे। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 61 आप सभी के सामने है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास विग्रह क्या होगा। यानी कि जो ये आजीवन है यह किस समास के अंतर्गत आएगा। तो आपको बताना अव्ययभाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, या समाज नहीं समास आएगा, या कर्मधारय समास होगा, तो द्विगु समास होगा। तो भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने के प्रण लिया था, तो रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। तो आप बताएंगे आजीवन में हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आजीवन का
जो समास विग्रह बनेगा वो बनेगा जीवन भर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि करुण रस का स्थायी भाव होगा क्रोध, शोक, उत्साह या विस्मय। तो करुण का स्थायी भाव बताना है। शोक होगा, क्रोध होगा, उत्साह होगा या विस्मय होगा। तो करुण का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 63 आप सभी के सामने है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। जो वर्ण होते हैं उनको समुदाय को या उसके समूह को क्या कहते हैं। वर्णमाला बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा सही जवाब बनेगा आप बताएंगे। जो वर्णों का एक व्यवस्थापिक क्रम होता है, समूह होता है, उसकी समुदाय होता है, आपको वर्णमाला बोलते हैं। और हमारे वर्णमाला में टोटल आपको 52 वर्ण मिलेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार है, गौरव है, समुदाय है कि अश्वनी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है वो आपको पहचानना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन के डी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब बनेगा अश्वनी। अश्वनी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है और आपको पता होगा अश्वनी एक प्रकार का हमारा नक्षत्र भी होता है। तो कभी कभी क्या है आपको इनका पूछ लेगा कि अश्वनी क्या है, तो आप बताएंगे अश्वनी एक प्रकार का नक्षत्र होता है। नक्षत्र हमारे कितने होते हैं, 23 हमारे नक्षत्र होते हैं, जिस नक्षत्र में अश्वनी हमारा एक नक्षत्र है और ये क्या है कि स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बेटी से बनेगा बिटिया, दिव्या से बनेगा डिब्बिया, श्रोता से बनेगा श्रोतागण और वधु से बनेगा वधुवे। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है वही आपको क्वेश्चन नंबर 65 का करके बताना सही जवाब। तो आप बताएंगे देखिए बेटी से बिटिया सही है, स्रोत से बनेगा श्रोतागण ये भी सही है और वधु से बनेगा वधु ये भी सही है। लेकिन डिबिया से आपको डिबिये नहीं मिलेगा, डिबिया बनेगा। तो इसका जो सही जोड़ा बनेगा वो बनेगा डिबिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर के बी हमारा गलत जवाब बनेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी के, क्योंकि देखिए अगर आपने एनालाइज किया होगा तो ये पेपर बहुत ही हार्ड नहीं था, काफी इजी पेपर है। अगर आपकी थोड़ी सी भी तैयारी होगी ना हिंदी में तभी भी आप सारा क्वेश्चन पेपर बनाकर ले जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है आप सभी के सामने। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर भी करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए, यानी कि आपको उस वाक्य को पहचानना है जिसमें संबंध कारक का बोध हो रहा है, वही वाक्यों को पहचानना है। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चों को मारती है। तो ऐसा कौन सा वाक्य जो संबंध कारक वाले वाक्य का बोध कराता है। तो आपको पता चल गया होगा कि राधा का कुत्ता। तो का, की, के, रा, रे, रे, ना, नी, जे जो शब्द होते हैं ये संबंध बोधक वाक्य का बोध कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन पर चलने से पहले आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक गद्यांश पूछा गया है। इस गद्यांश में आपको 67 से लेकर 71 तक आपको वाक्य शब्द मिलेंगे, सॉरी मतलब कि प्रश्न मिलेंगे। उन प्रश्न को इस गद्यांश पर डिपेंडेंट होंगे। तो पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद क्या आपको अपने क्वेश्चन आंसर पर चलना है। तो चलिए मैं पहले पढ़ूंगी गद्यांश, आपको भी पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या आप सभी चलेंगे क्वेश्चन पर, तो साथ साथ पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ इसको समझेंगे भी। तो चलिए गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महाअनुभवों में रविन्द्रनाथ टैगोर स्थान अग्रणी है, जिनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, संगीतकार, चित्रकार और संगीतकार, कहानीकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। बाबुली, काबुली बाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी थी। वर्ष 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेम रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री वापस ले आ गए। प्रेम की प्रकृति के प्रेम से रविन्द्रनाथ जी अपने शांति निकेतन की स्थापना की। अक्टूबर 1905 में उनके नेतृत्व में कोलकाता में रक्षाबंधन का उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इस आंदोलन में
भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही है, जिसके लिए वर्ष 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। आगे पढ़ेंगे, वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की और इसके विरोध में इतना तीव्र था, माने उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगीत अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कोलकाता में हुआ था। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो स्टूडेंट, आपको जो ये गद्यांश मिला है, ये आपको एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में उनको, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी था, उनका आपको परिचय पर ही डिपेंडेंट था कि क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या उन्होंने हमारे देश के लिए किया और किस किस चीज में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया, वो भी हमने आपसे से सीखा है। तो चलिए, ये तो आपने गद्यांश पढ़ लिया होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपको सारे गद्यांश से रिलेटेड भी मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको गद्यांश से है कि जन गण मन राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, विक्रम बाबू थे, बंकिम बाबू थे, हरिवंश राय बच्चन जी थे, सरोजिनी नायडू थी। तो देखिए, इसका बहुत सिंपल सा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हैं। राष्ट्रीय गान, जो हमारा राष्ट्रीय गान था जन गण मन, उसके क्या रचनाकार थे? ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन इस गद्यांश से संबंधित है कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई थी? तो ऑप्शन है, उन्होंने उपाधि नहीं पसंद थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी, बंग भंग आंदोलन के विरोध में लौटाई थी, कि ब्रिटिश शासन में उन्होंने उनसे ले ली थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को लुटाई थी। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब बनेगा। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी बनेगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 70 आप सभी के सामने है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर चलेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने। तो पहले आप ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आंसर बताना है। 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था, 2 अक्टूबर 1861 को गुजरात में हुआ था, 14 नवंबर 1869 को इलाहाबाद में हुआ था, या 5 सितंबर 1889 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब क्या बनेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो आपने गद्यांश में पढ़ा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो फटाफट से मुझे क्वेश्चन नंबर 70 का आप सही जवाब करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 7 मई 1861 को क्या है, कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर के क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब बनेगा। चलिए, इससे संबंधित एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो गद्यांश से संबंधित है कि उनके पिता किस समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज के थे, आर्य समाज के थे, सत्यशोधक समाज के थे, कि रामकृष्ण मिशन के थे? तो उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? क्वेश्चन नंबर 71 का सभी करेंगे सही जवाब, क्योंकि यह क्वेश्चन का आंसर भी आपको अपने गद्यांश में देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा सही जवाब बनेगा, उनके पिताजी कहते ब्रह्म समाज के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का बनेगा स्टूडेंट सही जवाब। तो ये थे क्वेश्चन, हमारे 5 क्वेश्चन गद्यांश संबंधित। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो आपको 10 नंबर के आपको गद्यांश से मिल जाएंगे, जो आपके 150 क्वेश्चन का समथिंग 7% हिस्सा रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किसे राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? महादेवी वर्मा को दिया था, जयशंकर प्रसाद को दिया था, मैथिली शरण गुप्त को दिया था, कि सुमित्रानंदन पंत को दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन के डी। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब बनेगा मैथिली शरण गुप्त को क्या है, महात्मा गांधी जी के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर के सी, मैथिली शरण गुप्त हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही उत्तर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73 है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, जिसके उपन्यासकार कौन थे? प्रेमचंद जी थे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे, धर्मवीर भारती थे, कि रामचंद्र शुक्ल थे? तो देवदास जो अपने उपन्यास पढ़ा होगा, इस पर आपको पता होगा शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित इसमें किरदार निभा चुके हैं। देवदास से ये पिक्चर आई थी, उस पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। तो यह उसके उपन्यास कौन थे? तो आपको बताना है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय क्या है, इसके उपन्यासकार थे। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। चलिए आज की सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कामायनी के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, के सुमित्रानंदन तो पंत? तो आपको पता होगा स्टूडेंट, जो कामायनी है इसके रचयिता, ये बुक जो रचना आपको कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में,
और हो सकता है कि यह रिपीट हो जाए, तो आपको याद रखना है कामायनी का जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आपको मैंने झरना, आंसू, लहर, तितली, कंकाल, आपको मैंने इनकी रचनाएं बताई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो काफी सारे इनकी क्या है, रचनाएं हैं, तो ये भी आप सभी को याद रखनी है। चलिए मूव ऑन करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 75 आप सभी के सामने है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी रचना जो ऑप्शन में दी गई है जो तुलसीदास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और यामा। तो आपको पता होगा स्टूडेंट, जो यामा रचना है वो तुलसीदास जी की न होकर के यह महादेवी वर्मा की है। ये मैंने आपको बताया था महादेवी वर्मा की। आपको निहार, नीरजा, रश्मि, गिल्लू, मेरा परिवार और यामा क्या है, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं मिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा बनेगा सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 75 का उत्तर हो जाएगा डी। तो स्टूडेंट देखिए, ये थे आज के हमारे 39 से लेकर मैंने आपको 75 तक सवाल कराए। अब आपके सामने एक फाइनल रिजल्ट आ गया होगा। आपने कितना सीखा, कितना गलत किया, ये आपको सामने होगा। तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जरूर बताना कि आपने कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, कैसे लगे मैं अगर इनका एनालाइज करके बताऊं, तो क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं थे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तभी भी आप सारे क्वेश्चन बनाकर ले जाते। तो चलिए आज की श्रृंखला को यहीं रोकते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी जो शेड्यूल के साथ। तो आप अपना कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्या इस टेस्ट सीरीज से आपको फायदा है नहीं है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपका साथ और सपोर्ट बना रहा तो आपके एग्जाम तक इसी प्रकार से नई नई टेस्ट सीरीज कराते रहेंगे। और जैसे ही ये हमारे हिंदी और जीके जीएस के टेस्ट पेपर पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको जो आए हुए सवाल हैं वो रीजनिंग के भी मैं आपको कराने वाली हूँ यहीं पर। तो चलिए मिलेंगे आपसे बाद, मतलब नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको हमारे परिवार के साथ जुड़कर अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और बने रहना हमारे परिवार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपना साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलते हैं आपसे बाद में। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।